गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वाराहाट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में सॉल्यूशंस। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूएशन में, सॉल्यूशंस से रिलेटेड एक टॉपिक आज हम कवर करेंगे कम्प्लीटली, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को कवर करते हुए हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस की, वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करेंगे एक आध, फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन की पर बात करेंगे। आज की क्लास में हम इतना डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज जो है हम सीधे सीधे टू द टॉपिक बात करेंगे, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि बीएससी थर्ड का जो कोर्स है थोड़ा पीछे चल रहा है, तो हम इसको थोड़ा तेज़ी से खींचने की कोशिश अब करते हैं। तो अब देखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ हो। है क्या कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को देखें तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर कभी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। और जब तक सोल्यूट पार्टिकल आप डिजोल्व नहीं करेंगे किसी सॉल्वेंट में भी, खाली सॉल्वेंट में कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ओनली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक चैम्बर लेते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में कल आप लोगों को मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब ऐसा ये देखते हैं कि ये जो है, ये बीच का जो चैम्बर हम ले रहे हैं, ये बीच का चैम्बर ऐसा है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फिटेड है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे हमने क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की बात की थी ना, तो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की मेम्ब्रेन पोरस प्लेट के ऊपर फिटेड रहती है। ये जो पोरस कप जैसा होता है, इसके ऊपर क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की लेयर लगा देते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि दिस इज व्हाट एसपीएम। एसपीएम, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इस एसपीएम वाले चैम्बर के अंदर हम कोई सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। इसके अंदर क्या भर देते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन फिल कर देते हैं, जिसका भी हम देखना चाहते हैं इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है या नहीं है, या क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये है। तो अभी हम समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन हो गया। बाहर हम भर देते हैं प्योर सॉल्वेंट, बाहर हम भर देते हैं सॉल्वेंट। तो अब जो है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी ना, सॉल्वेंट तो प्योर सॉल्वेंट है, या फिर सॉल्वेंट ना भर के हम कोई ऐसा सॉल्यूशन डाल सकते हैं जिसकी कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन जो अंदर है उससे कम हो, ठीक है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। हालांकि अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट बाहर ज़्यादा होगा, अंदर कम होगा। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी, जबकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी। अब क्या करते हैं, इस पर एक कैपिलरी फिट कर देते हैं हम, कैपिलरी फिट कर देते हैं। कैपिलरी पतली सी, किसी पतली, बहुत पतली ट्यूब को हम कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। और कैपिलरी की एक खास बात होती है कि किसी लिक्विड में कैपिलरी जब डुबाई जाती है तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसमें लिक्विड थोड़ा ऊपर तक ऑलरेडी उसमें चढ़ जाता है। कैपिलरी एक्शन होता है कैपिलरी का, तो लिक्विड अपने सरफेस टेंशन की वजह से उसमें कुछ हद तक ऊपर चढ़ जाता है। कैपिलरी में लिक्विड कुछ हद तक ऊपर तक चला जाता है। तो जैसे ही कैपिलरी डाली कुछ तो लिक्विड ऊपर चला जाएगा। फिर कैपिलरी पहले से फिट कर देते हैं, सॉल्वेंट इधर बाहर बाद में डालते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही सॉल्वेंट बाहर डालेंगे तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एसपीएम के थ्रू होकर अंदर सॉल्यूशन में मूव करेंगे। ये प्रोसेस आपकी ऑस्मोसिस कहलाती है। मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कैपिलरी का ये कॉलम जो है वो ऊपर और जाएगा, पहले जितना अपने आप जाना था वो तो जाएगा, उसके बाद ये और जाएगा। तो ये आपका इनिशियल लेवल था, ये ए था, और फाइनल लेवल आपका बी पे आ गया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ऑस्मोसिस की प्रोसेस, देखो बेटा एक बात ध्यान रखें, ऑस्मोसिस बहुत तेज़ी से नहीं होती है, ऑस्मोसिस धीरे धीरे ही होती है, बहुत तेज़ी से ऑस्मोसिस कभी भी नहीं होती है। तो ऑस्मोसिस धीरे धीरे होती है, तो आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस
ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलते चलते, ये धीरे धीरे चलते चलते इसमें ये लेयर ऊपर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा जब एक लेवल पे जाके रुक जाएगी, अब नहीं बढ़ेगी। यानी कि जितनी ऑस्मोसिस होनी थी हो गई, यानी कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस यहाँ तक आ गई, जितना अंदर जाना था सॉल्वेंट वो चला गया। इसके बाद ये रुक जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है क्यों रुकेगी, क्वेश्चन ये उठता है क्यों रुकेगी। तो अब हम देखें कि ऑस्मोसिस होती क्यों है, तब समझ में आएगा ऑस्मोसिस रुक क्यों गई। एक टाइम बाद ऑस्मोसिस रुक जाएगी यहाँ पे। तो ऑस्मोसिस होती क्यों है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब इधर कंसंट्रेशन कुछ और है इधर कुछ और है, इस ग्रेडियंट की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। और वो प्रेशर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पे लगता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यानी कि इन मॉलिक्यूल्स पे इधर से इधर प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से वो इधर से इधर मूव कर रहा है, ठीक है। इधर से इधर एक प्रेशर लग रहा है। अगर ये जितना प्रेशर इधर लग रहा है उतना ही प्रेशर नीचे को भी लगने लग जाए तो वो मूव कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ प्रेशर इन पे इधर से इधर लग रहा है, कुछ प्रेशर हम इधर से इधर लगा दें, तो वो जब बराबर हो जाएंगे तो वो रुक जाएगी, ऑस्मोसिस रुक जाएगी ना। तो ये लिक्विड की जो लेयर है, लिक्विड का जो लेवल है, वो ऊपर जाना बंद कब होता है, जब यहाँ ये लिक्विड का जो कॉलम है जितना ऊपर उठता जाएगा, जिसको ऊपर उठने को ये जो हम इतना ऊपर उठ गए, तो ये जो इतना लेवल कुछ प्रेशर भी तो डालेगा नीचे, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो जितना ऊपर ये जाता जाएगा उतना इधर से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसके ऊपर नीचे को लगेगा। और जब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस हाइट की वजह से, जितनी हाइट पे जाता जाएगा, हाइट की वजह से जो प्रेशर पड़ता है वो किसके इक्वल होता है, एच डी जी के। किसके इक्वल होता है बेटा, एच डी जी के। तो हाइट जितनी बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि एच के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक हाइट पे आके ये इधर से जो प्रेशर लग रहा था और इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल हो जाएंगे और ये ऊपर जाना रुक जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो एच डी जी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एच डी जी आया है, ये क्या होगा, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा, यहाँ जो लग रहा था। क्योंकि ऑस्मोसिस रुक गई है। ऑस्मोसिस तभी रुकेगी जब ये एच डी जी और यहाँ का ये जो पाई है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज वेरी सिंपल। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ। वो क्या, अभी प्रेशर इधर से इधर लग रहा था, प्रेशर इधर से इधर लग रहा था, तो सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा था। अब प्रेशर उतना ही धीरे धीरे ऊपर हाइट बढ़ती गई, प्रेशर इधर से भी बढ़ता गया। तो एक टाइम पे इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, तो इक्वल होने पे ऑस्मोसिस रुक गई। अब इधर का प्रेशर अगर हम इधर के प्रेशर से और बढ़ा दें, अब तो उल्टा हो जाएगा। अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से इधर मूव होना, इधर और प्रेशर बढ़ा दें हम, जितना कि पाई था अब इससे ज़्यादा भी प्रेशर बढ़ा दें, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन वो उल्टा हो जाएगा। कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर जाते थे, अब हायर टू लोअर आने लग जाएंगे। सोल्यूट की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, हायर टू लोअर आने लग जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर किसी सॉल्यूशन के ऊपर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दे, उसके अपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दे, तो ऑस्मोसिस जो होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में होने लग जाती है। इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड, और ध्यान रखें, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द osmosis, stop the osmosis. The pressure required, minimum pressure required to stop the osmosis is known as osmotic pressure, pi. Okay, osmotic pressure pi.
अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड मेजर करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं। मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा जिसमें पेपर प्रेशर मेजर करने की मेथड्स होंगी, जिसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने की मेथड्स होंगी, इसमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करने की मेथड्स होंगी, और उसी में ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने की भी मेथड्स पे मैं बात सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे डिटरमाइन करते हैं इन पे अलग से एक वीडियो हम तैयार करेंगे। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करें क्या क्या मेथड है। एक फीफर मेथड है और एक बर्कले हार्टले मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने की। कैसे कैलकुलेट किया जाता है फीफर मेथड और बर्कले हार्टले मेथड बहुत सिंपल हैं, कोई ऐसी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी मेथड्स हैं। तो अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। What are different laws of osmotic pressure बेटा? दो लॉज हैं बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर के। पहला लॉ है बॉयल्स वेंटॉफ लॉ। बॉयल्स वेंटॉफ लॉ। बॉयल्स वेंटॉफ लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बॉयल्स वेंटॉफ लॉ की बात करें, ये जो वेंटॉफ, बॉयल्स वेंटॉफ और ये सब वेंटॉफ लॉ, बॉयल का वेंटॉफ लॉ, फिर चार्ल्स वेंटॉफ लॉ है, ये वेंटॉफ थ्योरी पे डिपेंड है। अभी हम बात करेंगे वेंटॉफ थ्योरी की इसके बाद। वेंटॉफ थ्योरी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वेंटॉफ थ्योरी दी गई सॉल्यूशंस के लिए, सॉल्यूशंस का बिहेवियर कैसा होता है, उसका प्रेशर क्या होता है, ये वेंटॉफ थ्योरी का पार्ट है। तो बॉयल्स वेंटॉफ लॉ क्या है? बॉयल्स वेंटॉफ लॉ ये कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। osmotic pressure of any solution is directly proportional to the concentration of that solution। अब इसमें बॉयल्स कहाँ से आ गए? बॉयल्स लॉ आपने गैस में पढ़ा है, तो ये गैस लॉ के जैसा ही है। देखें गैस लॉ के जैसा ही है। गैस लॉ क्या है? देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन इनवर्सली, वॉल्यूम ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन कम होती है, वॉल्यूम कम होता है कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो हियर वी कैन से पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एंड फ्रॉम बॉयल्स लॉ वी कैन से, बॉयल्स लॉ क्या है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ है। तो दिस इज जस्ट सिमिलर टू बॉयल्स लॉ, हेंस वी आर सेइंग दैट बॉयल्स वेंटॉफ लॉ। यहाँ ये गैस का प्रेशर होता है, ये गैस का वॉल्यूम होता है। यहाँ ये सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है और यहाँ ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। मींस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और गैस का प्रेशर आर कंपेरेबल, एक जैसी बातें हैं। अगर हम सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें और गैस के प्रेशर की बात करें और गैस का वॉल्यूम, इनके दे आर कंपेरेबल, दे आर कंपेरेबल, ठीक है, दे आर कंपेरेबल। तो ये आपका क्या हो गया? पहला लॉ हो गया बॉयल्स वेंटॉफ लॉ। इसके बाद मैं दूसरा बात करूंगा चार्ल्स वेंटॉफ लॉ, CHARLES, वेंटॉफ लॉ। लॉ, ठीक है, चार्ल्स वेंटॉफ लॉ। पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। पहला था बॉयल्स वेंटॉफ लॉ। पाई इज व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दूसरा क्या है? चार्ल्स वेंटॉफ लॉ। चार्ल्स वेंटॉफ लॉ क्या कहता है? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। मतलब चार्ल्स लॉ क्या है? P इज प्रोपोर्शनल टू T। P इज प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। या चार्ल्स वेंटॉफ लॉ जो है एक और है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T भी ले सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T भी ले सकते हैं, क्योंकि जो है V, T और V प्रोपोर्शनल होते हैं। V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो हम T की जगह V भी लिख सकते हैं। चार्ल्स लॉ में एक्चुअली P और जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, ठीक है। और ये जो है गैलुसैक लॉ होता है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, ठीक है। लेकिन वो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। कैसे? अगर हम T प्रोपोर्शनल टू V कह दें तो हम जो है T की जगह V लिख सकते हैं, ठीक है। तो और P की जगह हम बदल सकते हैं इसको। तो अब ये बात हटा दें तो ये देखिए P इज, ये
अब दोनों को ऑन कंबाइनिंग बोथ द लॉज, दोनों को कंबाइन करें तो पाई ऑन कंबाइनिंग बोथ पाई विल बी प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी, पाई विल बी प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी, पाई इक्वल टू आर टी अपॉन वी, सो वी कैन राइट पाई v is equals to RT. This is just like gas equation PV is equals to RT. बस P की जगह क्या है पाई, तो पाई V is equals to RT for 1 mole. This is for 1 mole. ठीक है, 1 मोल के लिए है। अगर n मोल्स हो तो क्या लिखेंगे, n मोल्स हो सोल्यूशन में, अगर सोल्यूशन में 1 मोल है तो पाई V is equals to RT। यहाँ R गैस कांस्टेंट ना कह के हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट। इन सम टेक्स्ट यू विल फाइंड आर की प्लेस में एस लिखा हुआ मिलेगा। एस मींस वैल्यू वही होगी जो गैस कांस्टेंट की होती है, लेकिन एस लिखा होगा। आर में हम लिख के चलें तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा, क्योंकि हम ये ना कंफ्यूजन है कि एस की वैल्यू अलग होगी, वही होगी जो आर की वैल्यू होती है। आर ही लिखें तो बेटर है, लेकिन आर को हम लिख दें, यहाँ पे आर क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कांस्टेंट बट हैविंग सेम वैल्यू। ठीक है, तो अब हम फॉर n मोल्स पाई v इज इक्वल्स टू n r t लिख सकते हैं। फॉर n मोल्स पाई v इज इक्वल्स टू n r t, सो पाई इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई इज इक्वल्स टू n अपॉन v r t, पाई इज इक्वल्स टू n अपॉन v r t। इसका एक फॉर्म और मैं ले लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन, तो पाई इज इक्वल्स टू c r t, c इज व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, पाई इज इक्वल्स टू c r t, एक फॉर्म ये लेगी। ठीक है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। तो ये आपका हो गया जो है लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे बेटा, क्वेश्चन नोट करें, उसके बाद हम बात करेंगे वेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए बेटा प्लीज जल्दी से। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% solution of glucose at 18 डिग्री सेल्सियस। Calculate the osmotic pressure of 5% glucose solution at 18 degree Celsius. Okay, what have been given? Solution. ठीक है, solution हम कर रहे हैं। What have been given? Temperature कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस मीन्स 291 केल्विन। 273 ऐड कर देंगे, 273 ऐड करेंगे 291 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, 5%, और ग्लूकोज दिया है तो मोलर मास कितना होगा, m इक्वल टू कितना होगा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। ठीक है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये ग्लूकोज का मोलर मास हो गया। ठीक है, अब आपको दिया है 5% सोल्यूशन। 5% सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, 5% मीन्स mass of glucose small w equals to 5 ग्राम and volume of solution equals to 100 ml। 5% का मतलब ये होता है। ठीक है, 100 ml सोल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज होगी। ठीक है, वो स्पेसिफाइड नहीं है कि वो किस हिसाब से है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है, जब स्पेसिफाइड ना हो चीज़ें ध्यान रखेंगे, जब स्पेसिफाइड ना हो तो न्यूमेरिकल में जिस हिसाब से आपको चाहिए होती हैं उस हिसाब से आप उसको यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहाँ जैसे यहाँ हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए और सॉल्यूट का मास चाहिए, तो 5% को हम मास वॉल्यूम परसेंट मान सकते हैं, मास वॉल्यूम परसेंट मान लेंगे जब स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, ये मैं बुक का ही क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हो गई हमारी। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास हमने निकालना है पाई इक्वल्स टू हमारा क्या था, n अपॉन वी आर टी। ठीक है, n इक्वल्स टू क्या होता है, w बाई एम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होता है w बाई एम वी आर टी, w बाई एम वी आर टी। इसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू लीटर में हम यूज़ करते हैं। 0.082 जो आर की वैल्यू होती है वो लीटर एटीएम में होती है। आर की वैल्यू किस में होती है, लीटर एटीएम, इसलिए वी यहाँ पे हम एमएल में यूज ना करके किस में करेंगे, लीटर में। कितने लीटर हो जाएगा ये, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1/10 लीटर हो जाएगा। 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/10 लीटर हो जाएगा। अब वैल्यूज रखनी है बस,
वैल्यूज रखनी है क्या, W कितना है 5 ग्राम, M कितना है 180, V कितना है 1/10 यानी कि 1 और 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, R कितना होगा 0.082, R कितना होगा 0.082, इसकी वैल्यू होगी, T कितना है 291। कैलकुलेट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर इन ATM। ये भी ध्यान रखना है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू किस यूनिट में मिलेगी, किस में मिलेगी, क्योंकि आर की वैल्यू आपने किस यूनिट में ली है 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में ली है। तो यहाँ पे प्रेशर की यूनिट क्या यूज की गई ATM, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट भी क्या निकल के आएगी ATM। याद रखेंगे, आंसर के साथ यूनिट जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज आधा नंबर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर यूनिट के बिना कट जाएगा। ठीक है, आधा नंबर गलत आंसर होने का भी कटेगा, बाकी पूरी मेथड ठीक है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और आधा नंबर इसका जाएगा गलत आंसर होने का और आधा नंबर आपका यूनिट ना होने का। अब लगा लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आधा नंबर फोकट का मिलता है, इसको लिखने में कोई टाइम लगेगा नहीं लगेगा, और अगर ये लिख दी तो आधा नंबर आपका प्लस हो जाएगा जितने भी मिलने उसमें। ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट जरूर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज वेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेंट ऑफ थ्योरी ऑफ dilute solutions. What is Wendt of theory of dilute solutions बेटा? कोई 2 बातें आपने इसमें याद करनी है, बस 2 ही बातें, केवल 2, इससे ज़्यादा एक शब्द नहीं। ठीक है, वो 2 बातें क्या हैं कि ये वेंट ऑफ थ्योरी क्यों हम ये वेंट ऑफ थ्योरी दे रहे हैं, क्योंकि हमने क्या देखा कि जो PV=NRT है, ठीक है, वो कंपेयर हो गया πV=NRT। सेम चीजें, सेम रिजल्ट, सेम थिंग्स आ रही हैं, ये गैस के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। तो वेंट ऑफ थ्योरी इसके बेस पे अप्रूव हो जाती है कि जो गैस की बातें हैं वो सारी बातें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में भी हैं, और गैस में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो घूमते रहते हैं इधर उधर। ऐसे ही सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर होता है जिस तरीके का, सेम बिहेवियर गैस सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का होता है। पहली बात आपने याद रखनी है, इन सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स बिहेव्स जस्ट लाइक द गैस पार्टिकल्स ऑफ गैस। यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट पार्टिकल्स का बिहेवियर, सॉल्यूट पार्टिकल्स behave same as particles of gas। वो गैस के पार्टिकल्स की तरह ही बिहेव करते हैं, गैस के पार्टिकल्स की तरह ही बिहेव करते हैं। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बिल्कुल वही चीज़ है जो गैस का प्रेशर होता है। मतलब कि गैस का प्रेशर कहें और सॉल्यूशन का प्रेशर एक ही चीज़ है, क्योंकि सॉल्यूशन में गैस, सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट पार्टिकल हैं, गैस में गैस के पार्टिकल्स हैं, दोनों का बिहेवियर दे आर बिहेविंग सेम। बट ध्यान रखें कब, डाइल्यूट सॉल्यूशन में। कब, डाइल्यूट सॉल्यूशन में। खाली डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये बात सही होगी, कंसंट्रेट में नहीं सही होगी। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं बिहेव सिमिलरली एज द पार्टिकल्स ऑफ गैस। और दूसरी बात, दिस फॉर सॉल्यूशन, पाई ऑफ सॉल्यूशन इज सिमिलर टू, ये जो है सिमिलर होता है, सिमिलर टू प्रेशर ऑफ गैस। बस ये 2 बातें याद रखनी है, इससे एक एक्स्ट्रा बात नहीं है वेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में, कि जो गैस का प्रेशर होता है और जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, दे आर सेम थिंग्स। ठीक है, अब इससे रिजल्ट क्या निकल के आता है, आउटकम लिखिएगा। इसका आउटकम क्या है, मज़ेदार है। आउटकम क्या है, क्या मज़ेदार है आउटकम? देखिए, मज़ेदार ये है कि अगर कोई 1 मोल सोल्यूट है किसी सॉल्यूशन में, क्या है 1 मोल
सोल्यूट है, किसी सोल्यूशन के अंदर 1 मोल सोल्यूट डला हुआ है, ठीक है, और जो है उसका वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर है। 1 मोल सोल्यूट है और उसका वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर है। तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, ये आपसे कई बार पूछ दिया जाता है। 1 मोल सोल्यूट है, टेम्परेचर नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो आप मान लेंगे, नहीं भी बताया है ना, ये ध्यान रखें, नहीं भी बताया है तो आप मान लेंगे कि टेम्परेचर स्टैंडर्ड ही होगा, मान लेंगे, ठीक है। 1 मोल सोल्यूट का 22.4 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व कर दिया 1 मोल सोल्यूट, तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि 1 मोल गैस का स्टैंडर्ड वॉल्यूम इतना हो तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर भी क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। यानी कि इसका प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, 1 atm होगा, 1 atm होगा। यही आपकी ट्रिक बन जाती है आज। 1 मोल सोल्यूट पार्टिकल कितने ml में डिसॉल्व कर दिए जाएं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1 atm होता है, गिवन कि टेम्परेचर जो हो वो कितना हो, वो स्टैंडर्ड हो, 273 केल्विन हो, टेम्परेचर जो हो स्टैंडर्ड हो। तो इस, क्योंकि गैस का बिहेवियर, क्योंकि गैस का इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पे वॉल्यूम इतना होता है, गैस के 1 मोल का, ये मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गैस के 1 मोल का 273 केल्विन पर 1 atm प्रेशर पर जो है 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है। तो अगर हम 1 मोल को इतने ml में घोल दें और इतना टेम्परेचर रखें तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑटोमेटिकली 1 atm होगा, ऑटोमेटिकली कितना होगा, 1 atm। तो इसका आउटकम ये लिखेंगे, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोल गैस, ना 1 मोल सोल्यूट dissolved in 22.4 liter, osmotic pressure of 1 mole solute dissolved in 22.4 liter of solution at 273 Kelvin is 1 atm, is 1 atm। कई बार आपको टेम्परेचर के बिना ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपटीशन में, आपको ध्यान देना है, वहाँ 1 atm आंसर लिखना है आपने। कितना लिखना है, 1 atm, क्योंकि टेम्परेचर नहीं भी दिया तो यू विल कंसीडर टेम्परेचर स्टैंडर्ड ही है, ठीक है। हालांकि अगर उसमें आंसर में ये भी लिखा है कि कांट से, अगर लिखा है तो फिर कांट से ठीक हो जाएगा, अगर लिखा है तो ऑप्शंस में कैन नॉट से, क्योंकि टेम्परेचर के बिना आप कह नहीं सकते, ये तो है। अगर चॉइस नहीं है कांट से तो फिर 1 atm इज भी करेक्ट। 1 atm करेक्ट कैसे हो जाएगा, आपने मान लिया है कि वो 273 होना चाहिए, ठीक है। ये बातें हैं, कई बार कंसीडर करके चलनी पड़ती हैं। तो ये वन ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट और डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर मास ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से मोलर मास निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आप जानते हैं प्रोटीन्स होते हैं, बहुत लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए है, आरएनए है। आजकल तो डीएनए के बहुत बात चल रही कोरोना में, है ना। कोरोना के डीएनए का जो है उसका टेस्टिंग होती है, उसी से डीएनए से ही आइडेंटिफाई करके टेस्ट करते हैं, जिसे पीसीआर यूज़ करते हैं ना, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आपने कई बार सुना होगा। तो जो है वो अलग चीज़ है। तो ये इन लार्जर मॉलिक्यूल्स जिनको आप बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, ठीक है, हार्मोन्स हो गए, डीएनए हो गया, ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं और दे हैव वेरी हाई मोलर मास, वेरी हाई, 1000s 10,000 इससे ऊपर मोलर मास होते हैं इनके। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो पॉलीमर्स होते हैं, पहली बात लार्जर होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके मोलर मास डिसाइड करने हैं तो आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यूज़ नहीं हो सकता। इनके मोलर मास कैलकुलेट करने हैं, मोलर मास कैलकुलेट करने में आरएलवीपी भी यूज होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी यूज होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी यूज होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी, सबका यूज मोलर मास डिसाइड निकालने में होता है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर वाली मेथड का यूज बायोलॉजिकल हैवी मॉलिक्यूल्स जो पॉलीमर्स हैं, बायोलॉजिकल पॉलीमर्स एंड नेचुरल पॉलीमर्स, और दूसरे जो पॉलीमर्स हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, उनका मोलर मास निकालना है तो ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड कैन वर्क, यही काम करेगी और कोई मेथड काम नहीं करेगी, ठीक है। क्यों नहीं काम करेगी ये अगली मैं बताऊंगा, आपको सोचने का थोड़ा टाइम देता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं काम करेगी, ठीक है, क्यों नहीं काम करेगी इसका आंसर मैं अगले में आपको दूंगा, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि दो तो ऐसे हैं जिनको गर्म या ठंडा करना पड़ रहा है, और पॉलीमर्स गर्म या ठंडा करने पर डिसोसिएट या एसोसिएट हो सकते हैं, या तो टूट सकते हैं या जुड़ सकते हैं गर्म या ठंडा करने पे,
ठीक है। तो दो तो वैसे गई एलिवेशन और डिप्रेशन वाली, ठीक है। और वेपर प्रेशर वाली ऐसे गई कि उसमें अगर हैवी मोलर मास का कोई कंपाउंड डाला तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तब जाके वो वेपर प्रेशर में कुछ डिक्रीज ला पाएगा, और बहुत थोड़ा सा डिक्रीज लाएगा तो ऑब्जर्वेबल ही नहीं होगा थोड़ी कंसंट्रेशन में। और राउट्स लॉ और ये सारे लॉ तो आप जानते ही हैं, ये डाइल्यूट के लिए काम करते हैं। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन कर देंगे तो काम नहीं करेंगे, गलत रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये जो हैवी मोलर मास वाले होते हैं इनकी कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा डालने पर जो है वो रिजल्ट आते हैं वेपर प्रेशर के, ज़्यादा डालने पर वेपर प्रेशर के रिजल्ट है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में ये कंडीशन नहीं है, थोड़े सेमी में ऑस्मोटिक प्रेशर पे ये असर डालते हैं, ठीक है। कम कंसंट्रेशन पे भी इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सिग्निफिकेंट होता है, ये कह सकते हैं। वेपर प्रेशर में चेंज सिग्निफिकेंट नहीं होता है। एलिवेशन डिप्रेशन वैसे गए क्योंकि वो गर्म और ठंडे वाले हैं, वो कर नहीं सकते, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है डीएनए आरएनए उनको गर्म नहीं कर सकते, वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये बातें हैं। तो अब डिटरमाइन कैसे करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यू नो दैट पाई इज इक्वल्स टू n by v RT, is it okay? Pi is equals to n by v RT and n is equals to w by m. n is equals to w by m, pi is equals to w by m v RT. तो m को इधर ले जाएं तो m is equals to क्या आएगा, m is equals to w upon pi v RT। तो अगर हमें किसी सॉल्यूशन में अमाउंट कितना डिजॉल्व है ये पता हो, उसका वॉल्यूम कितना है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है, तो हम उसमें जो सॉल्यूट डिजॉल्व है उसका मोलर मास कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम ये जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, मान लीजिए कोई डीएनए है, उसका मोलर मास पता करना है, ठीक है। पॉलीमर है, मोलर मास पता करना है, तो आप कुछ अमाउंट नोन अमाउंट उसका उसमें डिजॉल्व कर दीजिए, कितना वॉल्यूम था ये देख लीजिए, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर लीजिए बर्कले हार्टले मेथड या फीफर मेथड से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पता चल गया, अमाउंट कितना लिया था, वॉल्यूम कितना था, तो आप उसका मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स देखने हैं होमवर्क में, ठीक है। थैंक यू।